हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं। जो जेट की एग्ज़ाम आपकी पता ही है कि होने वाली है, तो उसको लेकर काफ़ी बच्चों के मन के अंदर का संशय बना हुआ था कि सर ओल्ड पेपर चाहिए, ओल्ड पेपर सोल्व करवाओ, है ना? तो अपन कोशिश करेंगे कि ओल्ड पेपर डेली का एक-एक डालते जाए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 से आपके 70% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत, क्यों काफ़ी क्वेश्चन क्या होते हैं आपके रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज का बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत अपन जेट का पेपर जो 2019 में हुआ था उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही डेली के डेली एक एक पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवाता रहूँगा। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अलसी इस परिवार से संबंधित है। मतलब कि आपको बताना है कि अलसी कौन से परिवार से या फैमिली से रिलेटेड है। तो कंपोजिटी से है, लिलियनी है, पेडालिएसी से है या पेपेलिनियसी से है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो अलसी का परिवार माना जाता है वो कौन सा है, वो है लिनेसी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो लैटिन से हुई है, ग्रीक से हुई है, अरेबिक से हुई है, हिब्रू से हुई है। तो आपको पता ही होगा कि कृषि मतलब कि आपके जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपको पता होगा जिसके पीछे कल्चर लगा हुआ आता है, तो कल्चर लगा हुआ आता है वो कौन सी भाषा का शब्द होता है, वो लैटिन वर्ड होता है। तो कृषि भी आपका कौन सी भाषा का शब्द होता है, आपका लैटिन वर्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि भेड़ों के समूह को यह कहा जाता है। तो भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है, हेड कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है, ट्रोव कहा जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है, तो फ्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि 2024 का जो जेट का पेपर होगा उसके अंतर्गत देखना आपको भेड़ से एक या दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो आपको भेड़ को अच्छे से पढ़ के जाना है और भेड़ के अंदर होने वाली क्रियाओं को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, तो मोहनगढ़ में है, कुमेर में है, बिचवाल में है या विकानगर में है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो CSWRI है वो कहाँ पर स्थित है। तो CSWRI की बात की जाए या केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो आपका अविकानगर मालपुरा टोंक के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र है तो वो कहाँ पे है, बीकानेर में, मथुरा में, कच्छ में या बाड़मेर में। तो आपको पता होगा कि जो आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र है, जो ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र की जब बात की जाती है तो वो आपके बीकानेर में स्थित है। बीकानेर की जगह कई बार नाम आता है वो आपके पास में कौन सा आता है, वो आता है जोहड़बीड़। तो जोहड़बीड़ भी कहाँ पे है, आपके बीकानेर में ही है। तो जोहड़बीड़ का भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, फलों की खेती का अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। तो फलों की खेती की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, तो पोमोलॉजी में की जाती है, फ्लोरिकल्चर में, ओलेरिकल्चर में या ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। अगर फलों की जब बात की जाती है तो उसके अंतर्गत अपन कहाँ पे करते हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन फलों का अध्ययन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर होता है। लेकिन पोमोलॉजी से एक शानदार क्वेश्चन निकल के आता है, ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये लेटिन प्लस ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें फ्लोरिकल्चर की तो उसके अंदर फ्लावरों की स्टडी की जाती है। ओलेरिकल्चर के अंतर्गत जो वेजिटेबल वगैरह होते हैं उनकी की जाती है। और ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो सजावटी पौधे वगैरह होते हैं, उनकी अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि यह लघु पौधा एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है। तो जापानी कौन सी कला है जो आपके पौधे यानी कि छोटे पौधे और झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है, वो कौन सी है। तो ऑर्किड है, रिपोर्टिंग है या सीरिंजिंग है या बोनसाई है। तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जापानीज विधि की जब बात की जाएगी तो वो कौन सी होती है, आपकी बोनसाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। तो सस्य जनित उपाय यानी एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिस है वो कौन सी नहीं है, तो आपको बताना है। तो वो पलवार नहीं है, समोच्च कृषि नहीं है, भूपरिष्करण नहीं है, समोच्च मेड़बंदी नहीं है। तो उसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, समोच्च मेड़बंदी आपके कृषि जनित उपायों के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें पलवार वगैरह, भूपरिष्करण और समोच्च कृषि होती है, ये आपके किस में आता है, सस्य जनित उपाय में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, ये वे पौधे हैं जो अपने अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। तो ऐसे कौन से हैं जो रूटलेट्स का या हुक्स का या प्रतान या पत्तियों का सहारा लेते हुए अपनी वृद्धि करते हैं? तो वे कौन से पौधे होते हैं? तो झाड़ियाँ होती है, लताएं या वर्तिकाएं होती है, किनारे होती हैं या बाढ़ होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो वो कौन सी होती है? वो आपकी जो लताएं होती है, वर्तिकाएं होती है, वो क्या होती है? किसी का सहारा लेकर, या हुक्स या प्रतान या तने पत्तियों का सहारा लेकर ही वो अपनी गति करती है, सॉरी अपनी वृद्धि करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 100 kg नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध करवाने के लिए कितने कितने यूरिया की आवश्यकता होती है? तो आपको किसी खेत के अंतर्गत 100 किलो नाइट्रोजन देनी है, तो आपको कितना किलो यूरिया देना पड़ेगा? तो 217.39 kg देना पड़ेगा, 92.00 kg देना पड़ेगा, 100 kg देना पड़ेगा, 200 kg देना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो कितना होता है आपका? 217 kg हो जाएगा। अगर इसका न्यूमेरिकल भी करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसको शानदार और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिया जाएगा। चलिए बात करें, बाजरा एक वानस्पतिक नाम है, बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बताइएगा। तो सेटेरिया इटालिका लिनी हो जाएगा, या होडाई वल्गेर लिनी हो जाएगा, या पेनिसिटम गुल्कम हो जाएगा, या पेनिकम मिलेर हो जाएगा। तो इसको जब बात करेंगे कि आपके बाजरे का वानस्पतिक नाम होता है तो वो कौन सा होता है? पेनिसिटम गुल्कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। आपको विशेष रूप से वानस्पतिक नाम सबके रट के जाने हैं, एक या दो नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है, तो भैंस होती है उसका उद्भव स्थान कहाँ माना जाता है? भूटान माना जाता है, नेपाल माना जाता है, भारत माना जाता है, या चीन माना जाता है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भैंस है उसका उत्पत्ति स्थान की जब बात की जाती है तो वो आपका भारत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु, कुफरी स्वर्णा किसकी प्रजाति है? यानी कि ये किसकी किस्में हैं? तो आलू की है, पत्ता गोभी की है, गाजर की है, टमाटर की है? तो जब बात की जाएगी, आलू से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी वेराइटियाँ हैं? ये आलू की वेराइटियाँ हैं। जिसके भी नाम के आगे कुफरी लगा हुआ आ जाए, आपको याद रखना है कि कुफरी लगते ही आपकी किसकी वेराइटी हो जाएगी? आपके आलू की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो हैसरगढ़ कर्नाटका में है, बारापानी मेघालय में है, कटक उड़ीसा में है, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। इसकी जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो आप हैसरगढ़ कर्नाटका के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में है, बीकानेर में है, अंबिकानगर में है, पाली में है। जो केंद्रीय शुष्क जो काजरी है वो कहाँ पर स्थित है? इसका पूछने का मतलब है काजरी कहाँ पर है, तो वो कहाँ पे? आपके जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। काजरी का भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको दूध शर्करा भी कहते हैं। तो दूध शर्करा किसे कहते हैं? कैटेलेज को कहते हैं, एमाइलेज को कहते हैं, लैक्टेज को कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी दूध की शर्करा होती है वो दो शर्कराओं से मिलकर बनी हुई होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। और वो कौन सी होती है? आपकी जो आपकी लैक्टोज होती है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है, डाइसेक्राइड होती है, और ये दूध शर्करा भी कहा जाता है लैक्टोज को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये है कृत्रिम लोन, यानी कि जो कृत्रिम लोन है जो प्राय छत व बगीचे एवं खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम लोन होता है जो छतों पर, बगीचों में और खेल के मैदानों में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारपेट बेड्स कहा जाता है, रोकरी कहा जाता है, या स्टोटाफ कहा जाता है, या टोपियरी कहा जाता है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो इसे क्या कहते हैं? अपन स्ट्रेटॉफ कहते हैं, स्ट्रेटॉफ कहते हैं। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गेहूँ कर फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है, यानी कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान की बात की जाती है तो 4 से 6 पीएच मान अच्छा रहता है, 6 से 7.5 पीएच मान अच्छा रहता है, 5 से 5.5 पीएच मान अच्छा रहता है, या 5 से 6.5 पीएच मान अच्छा रहता है। तो आपको पता होगा जनरली अपने जो होती है क्रॉप वगैरह उसके अंदर सामान्यतः पीएच की बात की जाए तो अपने 6 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो वाई एस परमार बागवानी वानिकी
विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में है, दापोली महाराष्ट्र में, नैनी सोलन हिमाचल प्रदेश में है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है। तो आपको पता होगा जो डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय है वो आपके नैनी सोलन हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है तो केंद्रीय एशिया है, इंडो बर्मा है, या कोस्टल टेरिका है, या चेकोस्लोवाकिया है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो केंद्रीय एशिया माना जाता है ना, केंद्रीय एशिया इसके अंतर्गत राइट आंसर माना गया था, है ना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। कई कई जगह आपको इंडो बर्मा भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? केंद्रीय एशिया इसका राइट आंसर माना था, आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पुगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो भेड़ की है, बकरी की है, ऊँट की है, या कुक्कुट की है? तो आपको पता होगा कि पुगल, जैसलमेरी, चोकला। चोकला के नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको, क्योंकि मारवाड़ी है, या आपके ऊँट की भी देखने को मिलेगी और भेड़ की भी देखने को मिलेगी। जैसलमेरी है, जैसलमेर भी आपकी बकरी के अंतर्गत भी काफ़ी बार देखने को मिलती है, और जो भेड़ है वो होती है पुगल, आपकी कौन सी होती है? भेड़ होती है। तो अगर बात करें कि आपकी कौन सी किसकी नस्लें होती हैं, ये भेड़ की नस्लें होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गुलनार या लाली का संबंध किस परिवार से है? गुलनार जो लाली होती है उसका संबंध कौन सी फैमिली से है? एकांथेसी से है, एरेसी से है, कैरियोफाइलेसी से है, या एनारिएसी से होता है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? आपके कैरियोफाइलेसी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की बात की जाती है, जनरली अगर पूछा जाए तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन पहले इस क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में फलों का राजा किसे कहा जाता है? आंवले को कहा जाता है, केले को कहा जाता है, आम को कहा जाता है, बेर को कहा जाता है? तो राजस्थान के संदर्भ में जब बात की जाएगी कि फलों का राजा किसे कहा जाता है, वो आपका कौन सा हो जाता है? बेर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट फलों का राजा पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाता है? आपका आम हो जाता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो ये नहीं पढ़ते कि हाँ फलों का राजा देखा आम कर देते हैं, नहीं, इसके अंतर्गत राजस्थान पूछा गया है ना। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्षीय फसल नहीं है, तो आपको बताना है कि जो एक वर्षीय फसल है वो कौन सी नहीं है। गेहूँ एक वर्षीय है, मक्का एक वर्षीय है, गन्ना एक वर्षीय है, सरसों एक वर्षीय है। तो इनको अंतर्गत जब बात की जाए तो आपको पता ही होगा गेहूँ एक वर्षीय ही होता है, मक्का भी एक वर्षीय ही होता है, सरसों भी एक वर्षीय होता है। लेकिन जो गन्ना होता है वो द्विवर्षीय या फिर आपका जो अर्धशाली और एक साली देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है कि एक सीजन से ज़्यादा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि सगी बहन एवं सगे भाई या पिता एवं बेटी या माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन को क्या कहते हैं? जो मैटिंग की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ये आपके एनिमल ब्रीडिंग से क्वेश्चन लिया गया है। तो बैक क्रॉस कहते हैं, क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं, लाइन ब्रीडिंग कहते हैं, या क्रिस क्रॉस कहा जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जैसे कि सगी बहन हो गई, सगे भाई हो गया, पिता बेटी या माँ बेटे के मध्य, ऐसे जो मैटिंग की क्रियाएं होती है, मैथुन की क्रियाएं होती है, उसे अपन जनरली क्या कहते हैं? लाइन ब्रीडिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बेक्रोस के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? अपने जो प्रोजेनी होती है, ये जो आपके प्रोजेनी या फिर जो आपके बच्चे होते हैं उनका क्रॉस अपने पेरेंट के साथ करवाना है, यानी कि बच्चों का क्रॉस अपने पेरेंट्स के साथ करवाना अपन बेक्रॉस कहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, फास्फोलिपिड्स के कारण होता है, वसा के कारण होता है? तो इसकी जब बात की जाएगी कि दूध के अंदर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगर कैसिन की बात की जाए तो उसके कारण सफेद रंग होता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह किसी खेत, स्थान या क्षेत्र से खरपतवार प्रजातियों का संपूर्ण उन्मूलन क्या कहलाता है? यानी कि आपके पास में कोई खेत है या कोई स्थान है या कोई क्षेत्र है, वहाँ पे खरपतवार उग रहे हैं, तो उसकी प्रजाति को संपूर्ण तरीके से आप उसको उखाड़ फेंकते हो, है ना, उन्मूलन कर देते हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो रोकथाम कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं, इरेडिकेशन कहते हैं, ये रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन इरेडिकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, ये किसका कथन था? काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर की बुक के अंतर्गत जो आपके 11th की बुक है उसके अंतर्गत स्टार्ट में दिए गए हैं ऐसे कि ये किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाते हैं। तो ये कथन किसने दिया था कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के? तो नरेंद्र मोदी ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये कथन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, एक और आ रहा है आपके पास में। खुरपका तथा मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है, फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो खुरपका मुंहपका बीमारी होती है वो आपकी वायरस के द्वारा होती है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, मंत्री मंडलीय जो कृषि सचिव होता है वो होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसके जब क्या होता है, जो आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं या केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान का यहाँ पर स्थित है, मतलब कि आपको बताना है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका नागपुर के अंतर्गत है, शिमला में है, बीकानेर में है, चंडीगढ़ में है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्र की बात की जाएगी तो वो आपके कहाँ पे, बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जुगाली करने वाले पशुओं को विस्तृत उदर में बांटा गया है, यानी कि जो उदर है या उसका पेट का भाग होता है, तो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो कितने भागों में बांटा गया है। तो वो आपको बताना है कि 1 भाग में बांटा गया है, 2 भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं, 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से होते हैं, रूमेन होता है आपका, रेटिकुलम होता है, एबोमेजम होता है और ओमेजम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो इसको विशेष रूप से आपको पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, यानी कि आम के एडिबल पार्ट है या जो आप प्रयोग में लेते हो, खाते हो, कौन से भाग को काम में लेते हो, पेरिकार्प को लेते हो, मिजोकार्प को लेते हो, थैलेमस को लेते हो या फ्लेसी रेसेप्टिकल को यूज करते हो। तो इसको जब बात की जाएगी, जो आपका आम होता है तो उसका एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका मिजोकार्प होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आता है अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो वाइटिस वेनिफेरा है, फाइकस केरिका है, सीजियम क्यूमिनम है, केरिंडस केरेंडस है, केरिसा केरेंडस है। तो अंगूर का जब वानस्पतिक नाम की जब बात की जाती है तो वो कौन सा होता है, वो आपका होता है वाइटिस वेनिफेरा। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मैंने बताया कि आपको 1 से 2 नाम या 3 नाम आपको एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मसालों की रानी भी कहा जाता है, तो लौंग को कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है, जीरे को कहा जाता है, धनिया को कहा जाता है। तो जो मसालों की रानी होती है वो आपके किसे कहा जाता है, तो जो आपकी इलायची होती है ना, छोटी इलायची होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मसालों की रानी कहा जाता है। चलिए, और आपका क्वेश्चन बताना है कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। और लास्ट में कमेंट टिक करके ये बताना आप लोगों को कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह केले की वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। तो केले की जो प्रोपोगेशन मेथड है वो कौन सा है, सकर्स है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है या बर्डिंग है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो केले का वानस्पतिक प्रवर्धन माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है, वो सकर्स के द्वारा माना जाता है, और वो भी कौन से, स्वार्ट सकर्स, है ना, स्वार्ट सकर्स के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यह किसी स्थान विशेष का समय विशेष वातावरणीय स्थिति है, यानी कि कोई स्थान है वहाँ पर कुछ समय विशेष का वातावरणीय स्थिति होती है, उसे तापमान कहते हैं, परिस्थिति के तंत्र कहते हैं, जलवायु कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसकी बात करेंगे, अगर किसी स्थान विशेष की बात की जाए और समय विशेष की भी जब बात की जाती है तो वो कौन सा होता है, आपका मौसम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफी शानदार सा, तो वो आता है आपके पास में, बेर का संबंध किस परिवार से है या इस परिवार से है। तो बेर कौन से परिवार का सदस्य है, कैरिकेसी है, म्यूजेसी है, विटेसी है या रेमनेसी है। तो इसके जब बात करेंगे अपन बेर की तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि ये रेमनेसी परिवार का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये एक यंत्र चलित सतही सिंचाई विधि है, यानी कि जो सतही सिंचाई होती है ये सरफेस इरिगेशन होता है, उसके अंतर्गत यानी यंत्र से चलने वाली मेथड है वो कौन सा है, बेसिन विधि है, कैबिलिगेशन विधि है, प्रवाह विधि है या खांच विधि है। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपका कैबिलिगेशन विधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यह द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र का उदाहरण है। तो द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण कौन सा है, मोल्ड बोल्ड हल है, डिस्क हल है, हेरो डिस्क है, डिस्क हेरो है या देसी हल है।
इसकी जब बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो जितने भी हल हैं वो आपके प्राथमिक भू परिष्करण यंत्रों के अंतर्गत आते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हल आते हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्रों के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी हेरो है वो आपके द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। तो डिस्क के हेरो आपको नाम से पता चल रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, आपका द्वितीय भू परिष्करण का जो यंत्र होता है उसके अंतर्गत आ जाएगा, और इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूले। डेली के डेली ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।